हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कक्षा 10 विज्ञान विषय की अध्याय 14 ऊर्जा के स्रोत की व्याख्या के अंतर्गत सेकंड पार्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा के स्रोत की विशेषताएं, उसके प्रकार, ईंधन, ईंधन की विशेषताएं और फिर हमने जीवाश्म ईंधन के बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया था। उसी कड़ी में आज हमारा पार्ट 2 है, जिसमें हम जल विद्युत संयंत्र के बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे। ये क्या होता है, इसके जरिए विद्युत का उत्पादन कैसे होता है, इसके लाभ क्या है और इसकी हानियां क्या है, इन सभी चीजों को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी प्रत्येक क्लास की जानकारी आपको समय पर मिल सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं आपके जल विद्युत संयंत्र की। तो क्या होता है, पहले इस चीज को अच्छे से समझते हैं। तो देखो, जैसा नाम से पता चल रहा है, जल विद्युत संयंत्र मतलब जल की मदद से किसी संयंत्र का उपयोग करते हुए किसका उपयोग करना, विद्युत का उत्पादन करना। किसी संयंत्र की मदद से जल का उपयोग करते हुए किसको उत्पन्न करना, विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करना। ये किसका काम है, जल विद्युत संयंत्र का। एक ऐसा संयंत्र जिसकी मदद से हम जल की मदद लेते हुए या जल का उपयोग करते हुए किसका उत्पादन करते हैं, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। ठीक, इसमें होता क्या है, तो जल विद्युत संयंत्रों में गिरते हुए जल की स्थितिज ऊर्जा, जब भाई जल ऊपर से नीचे की ओर गिरेगा तो जल की एक विशेष स्थिति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा कौन सी ऊर्जा कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है ना। ये हमने गति वाले पार्ट में पढ़ा था, कक्षा 9th में। तो जब किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम कौन सी ऊर्जा कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पर गिरते हुए जल की जो स्थितिज ऊर्जा है, उस स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या किया जाता है, रूपांतरित किया जाता है। आया समझ में। जल विद्युत संयंत्र के अंदर गिरते हुए जल की स्थितिज ऊर्जा को किसमें बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। चूंकि ऐसे जल प्रपातों की संख्या बहुत ही कम है जिनका उपयोग स्थितिज ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जा सके, यानी भारत में जो ऊंचे ऊंचे जल प्रपात है उनकी संख्या काफी कम है, अतः उनका उपयोग हम किसके रूप में, स्थितिज ऊर्जा के स्रोत के रूप में नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में हम जो जल विद्युत संयंत्र है उनको कहां पर स्थापित करते हैं, ऊंचे ऊंचे बांधों पर स्थापित करते हैं। कहां पर स्थापित करते हैं, ऊंचे बने हुए जो बांध है वहां पर हम जल विद्युत संयंत्रों की स्थापना करते हैं और उन बांधों में मौजूद जो जल है उसका उपयोग करते हुए हम उस स्थितिज ऊर्जा को किसमें बदलते हैं, विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करते हैं। भारत में ऊर्जा की मांग का 25% की पूर्ति जल विद्युत संयंत्रों से की जाती है। ठीक है, ये एक साधारण टरबाइन का चित्र है। ठीक है, टरबाइन में क्या होता है, बड़ी बड़ी पंखुड़िया टाइप ये पंख लगे होते हैं जिन पर जब जल गिरता है तो ये क्या होते हैं, घूमने लगते हैं और घूमने के परिणाम स्वरूप इनसे जुड़ा हुआ जो संयंत्र है वो इसकी उस ऊर्जा का उपयोग करके उसे विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। चलिए इस बात को हम आगे भी समझते हैं बहुत अच्छे से चित्र की मदद से। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर बस आपको एक लाइन याद रखनी है कि जो जल विद्युत संयंत्र है उनकी मदद से गिरते हुए जल की, यानी ऊपर से गिरते हुए जल की जो स्थितिज ऊर्जा है उस स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। बस इतनी सी लाइन याद रखनी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको चित्र से समझते हैं। ये आपके सामने जल के द्वारा जो विद्युत उत्पादन करने की प्रक्रिया है उसका एक साधारण चित्र दिया हुआ है। चलिए पहले मैं इस चित्र को समझाता हूं अच्छे से और फिर आगे हम इसकी व्याख्या को भी बहुत अच्छे से समझेंगे। तो देखिए होता क्या है, ये देखो यहाँ पर बांध है। बांध के अंदर क्या होता है, सिंपल सी बात है, पानी को यहाँ पर इकट्ठा किया गया है। ये आपका पानी भरा हुआ है, बांध काफी ऊंचाई पर बना हुआ है और इसके अंदर ये जल भरा हुआ है। ठीक है, ये जो ऊपर है यहाँ पर ये नियंत्रक मान है। नियंत्रक मान का मतलब है कि भाई बांध के अंदर कितनी हाइट तक पानी होना चाहिए, ये उसको कंट्रोल करने का एक मापने का तरीका है। ये क्या है, ये लोहे का दरवाजा है जहां से पानी को छोड़ा जाएगा, है ना। बांधों में जैसे आपने देखा होगा ना, बड़े बड़े गेट लगे होते हैं, तो ये क्या है, ये लोहे का दरवाजा है। ठीक, ये वाला भाग क्या है, ये
इस बांध से जो निकलने वाला पानी है उसका जल प्रवाह है। क्या है? जल प्रवाह। ठीक, ये क्या लगाया हुआ है? ये एक विद्युत जनित्र है। क्या है? विद्युत जनित्र, ये वाला। और ये वाला आपको नीचे वाला जो भाग दिख रहा है पंखों वाला, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा क्या है? ये हिस्सा आपका टरबाइन है। क्या है? टरबाइन। होगा क्या कि जैसे ही इस लोहे के दरवाजे को खोला जाएगा तो इस बांध से बहुत ही ऊंचाई से जो पानी है वो नीचे की ओर बहना शुरू हो जाएगा, और ये पानी कहां पर आके टकराएगा? इस टरबाइन के पंखुड़ियों पर गिरेगा। कहां पर गिरेगा? इस टरबाइन की पंखुड़ियों पर। जिससे क्या होगा? ये टरबाइन घूमने लगेगा। क्या होगा? ये टरबाइन की पंखुड़ियां घूमना शुरू हो जाएगी, जिसके कारण से ये जनित्र, जब ये जनित्र की पंखुड़ियां, जो टरबाइन जनित्र के साथ जो टरबाइन लगा हुआ है उसकी जब ये पंखुड़ियां बहुत तेज गति से घूमेगी तो इसकी इस ऊर्जा का उपयोग किसके द्वारा? जनित्र के द्वारा किया जाएगा। और फिर जनित्र के द्वारा इस ऊर्जा का उपयोग, इस गतिज ऊर्जा का उपयोग किसके रूप में? इस गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में क्या किया जाएगा? बदला जाएगा। ठीक है, इस जनित्र की मदद से, जो विद्युत जनित्र या जनरेटर होता है उसकी मदद से इस टरबाइन, जो ये टरबाइन की पंखुड़ियां घूम रही है जिसके कारण जो ये गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसका उपयोग करके उसको किसमें बदला जाएगा? विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, फिर इस विद्युत ऊर्जा को क्या किया जाएगा? यहां से इस विद्युत ऊर्जा को ट्रांसफार्मर में क्या किया जाएगा? ट्रांसफार्मर में भेजा जाएगा। और ट्रांसफार्मर की मदद से फिर ऊंचे ऊंचे टावरों की मदद से या खंभों की मदद से इस विद्युत ऊर्जा का संचरण आगे की ओर किया जाएगा। फिर ये जो जल प्रवाह है जो टरबाइन पर गिर रहा है, ये जल यहां से आगे किसी नदी वाले भाग में क्या किया जाएगा? प्रवाहित किया जाएगा, और ये जल आगे नदियों में चला जाएगा। तो ये एक साधारण प्रक्रिया है। आया समझ में? चलिए इसको आगे हम और व्याख्या के जरिए समझने की बहुत अच्छे से कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको इतने अच्छे से समझा दूंगा कि आपको आज के बाद कभी इसको रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा पूर्ण रूप से वादा है। तो चलिए हम पहले व्याख्या देख लेते हैं और उसके बाद मैं फिर आपको इसको समझाऊंगा बहुत अच्छे से कि ये कैसे काम करता है। तो देखें, जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए नदियों के बहाव को रोककर बड़े जलाशयों या तो कृत्रिम झीलों या फिर बांधों के अंदर जल एकत्रित करने के लिए ऊंचे ऊंचे बांध बनाए जाते हैं। क्या किया जाता है? नदियों के बहाव को रोककर उस पर बड़े बड़े जलाशय यानी कृत्रिम झील या फिर बांध बनाई दी जाती है ताकि वहां पर बड़ी मात्रा में पानी इकट्ठा हो सके। ठीक है, इन जलाशयों में जल संचित होता है यानी इकट्ठा होता है जल। ठीक है, जिसके फलस्वरूप इसमें भरे हुए जल का जो तल है वो क्या हो जाता है? ऊंचा, यानी उसको काफी ऊंचाई तक जो पानी है वो भर जाता है। सही बात है? ठीक है, अब देखो, अब बांध के ऊपरी भाग से या तो पाइपों के द्वारा, किसके द्वारा? या तो पाइपों के द्वारा या फिर बड़े बड़े लोहे के जो दरवाजे हैं या गेट लगा दिए जाते हैं। ठीक है, उन पाइपों के द्वारा जल बांध के आधार के पास स्थापित टरबाइन के ब्लेडों पर मुक्त रूप से गिरता है। क्या होता है कि जब बांध के ऊपरी हिस्से में या तो पाइप लगा देते हैं पानी को बाहर निकालने के लिए या फिर लोहे के दरवाजे लगा दिए जाते हैं, तो उन पाइपों या लोहे के दरवाजे को जब खोल दिया जाता है तो उनकी मदद से काफी ऊंचाई से पानी को टरबाइन के ऊपर गिराया जाता है। क्या किया जाता है? काफी ऊंचाई से पानी को टरबाइन के ऊपर गिराया जाता है, जिसके कारण टरबाइन के जो ब्लेड है, जो पंखुड़ियां है, वो कौन सी गति करती है? घूर्णन गति करती है। कौन सी गति? घूर्णन गति। ठीक है, और फिर जो विद्युत जनित्र इसके साथ लगा हुआ है, टरबाइन के साथ क्या लगा होता है? विद्युत जनित्र, जनरेटर लगा होता है। वो क्या करता है? वो इस जो घूर्णन गति है उसके द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वो उस ऊर्जा का उपयोग करके जनित्र क्या करता है? विद्युत उत्पादित करने का काम करता है। क्या करता है? विद्युत उत्पादन काम करना, विद्युत को उत्पादित करने का काम करता है। और फिर इस विद्युत को आगे ट्रांसफार्मर की मदद से विभिन्न बिजली के खंभों या अन्य उपकरणों की मदद से आगे क्या किया जाता है? संचारित किया जाता है। ठीक है, ये आपकी पूरी कहानी थी। चलिए इसको एक बार मैं फिर से समझा देता हूं अगले चित्र की मदद से। ये देखो, ये क्या है? ये आपका बांध है। क्या है? ये आपका बांध है। ठीक है, ये क्या है? ये जल कपाट है। वही या तो पाइप लगा दो या लोहे के कपाट लगा दो जहां से पानी को बाहर निकाला जाएगा। ठीक है, ये क्या है? ये आपका जनित्र है जो विद्युत उत्पादन करने का काम करेगा। ठीक है, ये आपका क्या है भाई? ये आपका टरबाइन है। क्या है? ये आपका टरबाइन है जिस पर पानी को क्या किया जाएगा? गिराया जाएगा। ये क्या है? आपकी पावर लाइन है।
और ये यहाँ पर क्या है आपका, ये आपका ट्रांसफार्मर है। क्या है, ट्रांसफार्मर है। ठीक, अब देखो फिर से समझो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बांध के अंदर जो नदियां है उस नदियों के द्वारा जो लाया जाने वाला पानी है उसको रोक देंगे और उसको बांध के अंदर, उसके बीच में बांध बना देंगे, जिससे जो नदियों का पानी है वो इस बांध में इकट्ठा हो। ठीक है, और जब बांध के अंदर पानी का स्तर काफी ऊंचाई तक बढ़ जाता है तो फिर इसका उपयोग हम विद्युत उत्पादन के लिए करने लगते हैं। सिंपल सी बात है, जब बांध होगा तो उससे बाहर निकालने के लिए पानी बड़े बड़े गेट भी लगे होंगे, तो ये आपका समझ लीजिए गेट है, या यहाँ पर पाइप भी लगा सकते हैं। जब पानी का तल काफी ऊंचा भर जाएगा तो क्या करेंगे, इस जल कपाट को हम खोल देंगे, तो यहाँ से क्या होगा, पानी प्रवाहित होगा। और ये पानी प्रवाहित होकर कहाँ पर जाकर गिरेगा, ये जाकर गिरेगा इस टरबाइन की पंखुड़ियों पर। कहाँ पर गिरेगा, इस टरबाइन की पंखुड़ियों पर। तो जब इस पर पानी गिरेगा तो ये टरबाइन की जो पंखुड़ियां है क्या करेगी, घूमने लगेगी। यानी कौन सी गति करेगी, ये आपकी घूर्णन गति करेगी। कौन सी गति, घूर्णन गति, जिसकी मदद से जो जनित्र है ये क्या करेगा, ये विद्युत का उत्पादन करेगा। क्या करेगा, विद्युत का उत्पादन करेगा। ठीक है, ये विद्युत को कहां पर स्टोर किया जाएगा, इस ट्रांसफार्मर के पास भेजा जाएगा, यहाँ पर स्टोर किया जाएगा। फिर ट्रांसफार्मर की मदद से आगे विद्युत धारा को पावर लाइन की मदद से भेजा जाएगा। और टरबाइन पर पानी गिरने के बाद जो पानी वापस नीचे की ओर गिरेगा, टरबाइन की पंखुड़ियों को घुमाने के बाद उस पानी को वापस आगे नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल एक प्रक्रिया है जिसकी मदद से जो जल है उस जल का उपयोग करते हुए हम इसका उपयोग करते हैं, विद्युत का उत्पादन करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं जल के द्वारा विद्युत का उत्पादन कैसे होता है ये प्रक्रिया आपको अच्छे समझ में आई होगी। ठीक, बिल्कुल सरल सा कॉन्सेप्ट है, आपको रटने की कोई समस्या नहीं है। ठीक, आगे अब हम बात कर रहे हैं कि इसके भाई लाभ क्या है, फायदे क्या है। तो देखो, पहली बात तो हम पानी के जरिए विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं, इससे पर्यावरण को कुछ भी हानि नहीं है ना। पर्यावरण में किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं हो रहा, हम कह सकते हैं बिल्कुल कम या न के बराबर प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, पहला लाभ। दूसरा, तो जल विद्युत ऊर्जा है एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। कैसा, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, यानी ये कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। जब अगली बारिश होगी फिर से पानी आएगा, फिर से ये पानी समुद्र में जाएगा, फिर से वाष्पीकरण होगा और फिर से ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी, यानी इसका नवीकरण होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये समाप्त हो जाएगा, ये समाप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि आप सब जानते होंगे कि पृथ्वी के 3 हिस्सों पर क्या है, पानी है, केवल एक हिस्से पर समुद्र क्या है, स्थल है, बाकी 3 हिस्सों पर जलीय भाग है। तो ये इतनी मात्रा है कि लगभग ये कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है, यानी ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। इसके अलावा बांधों का जब हम निर्माण करेंगे तो बाढ़ आने की जो प्रक्रिया है वो भी रुक जाएगी, यानी बाढ़ आने की संभावना भी कम हो जाएगी। इसके अलावा बांधों में मौजूद जो जल है उसका उपयोग हम विद्युत उत्पादन के साथ साथ सिंचाई के लिए भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम मछली उत्पादन के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा हम नौकायान यानी पर्यटन के उद्देश्य से भी कर सकते हैं, नौकायान के लिए भी कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये जल विद्युत संयंत्र के लाभ है। ये सारे फायदे ही फायदे हैं, इससे कुछ ज्यादा नुकसान नहीं है। ठीक है, अब हम इसके बात कर लेते हैं नुकसान की, कि भाई हानियां क्या है। तो सिंपल सी बात है, प्रत्येक चीज के जहां 2 पहलू होते हैं, एक लाभ और एक हानि। अगर लाभ है तो इससे होने वाली कुछ हानियां भी जरूर होगी। चलिए बात करते हैं इसकी हानियों की। देखो हानियां क्या है, हानियां क्या है कि जब हम नदी के बहाव को रोककर किसका निर्माण करेंगे, बांध का, तो होगा क्या कि वहां पर उस बांध की जगह जो कृषि योग्य भूमि थी वो धीरे धीरे अनुपजाऊ हो जाएगी, कृषि योग्य नहीं रहेगी, यानी बेकार हो जाएगी। दूसरा, अगर वहां पर समझ लीजिए कोई मानव आवास था जहां पर पहले मानव या जीव जंतु रह रहे थे, तो डूबने के कारण उनका आवास क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक, 2 नुकसान। तीसरा नुकसान, उस बांध को बनाने से वहां पर जो जितने भी जलीय जीव जंतु थे, पशु पक्षी वगैरह रह रहे थे, उनका जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो पारिस्थितिकी तंत्र क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। सही है। अगला, पेड़ पौधों वनस्पति का जल में डूबने से अवायवीय परिस्थितियों में सड़ने से किसका उपयोग होगा, मीथेन गैस का उत्पादन होगा। जो कौन सी गैस है, एक ग्रीन हाउस गैस है। सिंपल सी बात है, जब बांध बनाओगे तो उसके अंदर कई सारे पेड़ पौधे जीव जंतु क्या होंगे, उसके अंदर डूब जाएंगे, और जब डूबेंगे तो उनके अंदर क्या होगा, उनका अपघटन होगा। अब जो अपघटन की प्रक्रिया है वो अवायवीय स्थिति में होगी। अवायवीय स्थिति का मतलब है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, और जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय अपघटन की घटना होगी तो उनसे कौन सी गैस का निर्माण होगा, मीथेन गैस का। और आप सब जानते हैं कि जो ग्रीन हाउस प्रभाव है जिसके कारण पृथ्वी का तापमान दिन ब दिन बढ़ रहा है,
उसके लिए जो सबसे प्रमुख रूप से जिम्मेदार गैस है वो कौन सी है? मीथेन गैस। ठीक है, ये अगला नुकसान। अगला, विस्थापित लोगों की संतोषजनक पुनर्वास की समस्या, यानी जहां पर आप बांध बना रहे हो, बात समझ लीजिए पहले लोग रह रहे थे, है ना, जैसे आपने टिहरी बांध पढ़ा होगा, तो वहां से बहुत सारे लोग दूसरी जगहों पर क्या होंगे? विस्थापित होंगे, तो फिर से उनके रहने और खाने पीने की समस्या भी क्या होगी? उत्पन्न होगी। तो ये क्या है? ये इसके नुकसान है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको चीज समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? जल विद्युत संयंत्र क्या होता है, इससे विद्युत का उत्पादन कैसे होता है, इसके लाभ क्या है और इसकी हानियां क्या है। इन सभी बातों को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है और उम्मीद करता हूं आपको चीज समझ में भी आया होगा। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।